हाँ ठीक हो रहा है। मैं दे देता हूँ सर, सारी बात बताऊँ। आपने बहुत लंबा और महत्वपूर्ण व्याख्यान सुना और थक भी गए हैं। मुझे लगता है मुझे इनसे पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं जिस विषय पे बोलने वाला हूँ उसके बाद ये महत्वपूर्ण है। पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। मैं सेवा गांव का रहने वाला हूँ, सेवा सरौली, गंगापुर हिंडौन रोड पे, और मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। और ऐसे कोई मेरे पास में बड़ी उपलब्धि नहीं है, बस आप सबका स्नेह और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर आपस में बात कर पा रहे हैं। आपने मुझे याद किया, मैं आया, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे कि मीडिया का क्षेत्र। हमारे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे पास है, लेकिन मीडिया में कोई नहीं बोलते, उनको बुलाया भी नहीं जाता, और बुलाया कभी जाए तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने शुरू से कोशिश की कि मीडिया में हमारे समाज का, न केवल मीणाओं का बल्कि पूरे आदिवासी और दलितों का पक्ष, कमजोरों का पक्ष रखा जाए। तो उसके लिए वो लोग मुझे बुलाते हैं और मैं वहां पर जाता हूं और कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से समाज का पक्ष अच्छी तरह से मजबूती से रखूं। और जो ये एक नई पहल है, इसकी आवश्यकता क्या है? शुरू में कई लोगों ने सवाल उठाया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा समाज एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। पुरानी पीढ़ी के मूल्य और नई पीढ़ी के मूल्यों में बहुत बड़ा गैप है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छी बातें हैं उनमें तो बहुत बड़ा गैप है, और जो बुरी बातें हैं वो लगातार चली आ रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। अब बुरी बातें क्या है? जैसे अभी मैं 2 दिन पहले की घटना ही आपको बताऊं, इसकी चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यूं तो हमको आदिवासियों की जीवन शैली जन्म से लेकर मरण तक पूरी अपनानी, लेकिन विवाह सबसे महत्वपूर्ण है। परण जिसको कह रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? अभी 2 दिन पहले की घटना है कि मेरे एक मित्र की बहन को वो अपने, उसकी 1 साल पहले शादी हुई, वो अपने कमरे में फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली। सिर्फ 1 साल पहले शादी हुई, और वो बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की। अब उसको इस स्थिति में कौन सी परिस्थितियों ने पहुंचाया? उसके परिवारजनों का कहना है, उस गांव के ससुराल के पक्ष के लोगों का कहना है कि उसको मार करके लटकाया गया, और पुलिस और या जो उसके पति और जेठ वगैरह है उनका कहना है कि नहीं, उसने फांसी लगा ली खुद ही। दोनों में से जो भी स्थिति हो, ये तो सरकार, पुलिस जांच करेगी, न्यायालय जांच करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक बेटी को या बहन को ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उसको ऐसे फांसी के फंदे पे लटकना पड़ा। तो वो परिस्थिति हम सब ने मिलकर के पैदा की है, क्योंकि हम एक तरफ तो ब्राह्मणवादी तरीके से शादियां करते हैं और दूसरा दहेज को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों ही मौलिक रूप से कोई आदिवासी परंपराएं नहीं। हमारे समाज में बहुत सारी विवाह पद्धतियां हैं, बहुत सारी हमेशा से रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई स्थायी पद्धति रही है। स्थायी कभी नहीं रही। हमारे देखते देखते बहुत सारे बदलाव आ गए। पिछले 15-20 साल में आप जानते हैं कि पहले 2 दिन की बारात होती थी, अब वो 1 दिन की आ गई। फेरों का टाइम बदल गया और बहुत सारे नए संस्कार बदल गए। जब 20 साल में इतने बदलाव आ गए, तो आप सोचो कि हजारों वर्षों में कितने बदलाव हुए होंगे, किस किस तरह के हुए होंगे। अब जिनको हम अपना मान रहे हैं कि जैसे कि भाई इस ढंग से शादी होनी चाहिए या इस ढंग से कोई भी संस्कार होना चाहिए, वो हम क्यों मान रहे हैं? 1-2 पीढ़ियों को हमने देखा, या अपने बड़े बूढ़ों को देखा, या सुविधाजनक लगा, या कोई और हमारा उसमें स्वार्थ पैदा हो गया, या किसी ने हमको बताया, हमारे पुरखों को पढ़ने नहीं दिया गया, और तो पढ़ने नहीं दिया गया तो उनको बताया गया कि ये काम करना सही है, इस ढंग से करना सही है। फिर जो पढ़े लिखे थे, यानी ऊंची जातियों के लोग, अब ऐसे तो हर जाति अपने आप को ऊंचा मानती है, लेकिन ऊंची जाति जिनका संसाधनों पर ज्यादा अधिकार रहा, कोई भी संसाधन है, चाहे वो भूमि है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, कि कोई भी क्षेत्र है, और या जिनका राजपाट रहा,
तो उनका जिनका संसाधनों पे अधिकार रहा, उन्होंने बताया कि तुम लोग तो गंवार हो और ऐसा आचरण करो। उन्होंने कहा कि ये काम करो, वही काम हम करने लगे। इससे हमने मान लिया कि वो जो बताते हैं वो सही है। वो जन्म से लेके मरण तक ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे के जन्म होते ही सूतक लग जाता है। अब क्या सूतक लग गया? ये एक उत्सव का, खुशी का मौका है। एक नया जीवन हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में एक नया जीवन आया, तो उत्सव के लिए उत्सव का एक माहौल होना चाहिए। और वो स्त्री जिसने वो संभव किया, उसको हमने मान लिया कि ये तो 6 दिन तक अशुद्ध है, अपवित्र अशुद्ध है। कैसे अपवित्र अशुद्ध हो गई? क्योंकि उन्होंने, जिनके हाथ में किताब थी, उन्होंने कह दिया ये अशुद्ध है अभी, और हमने मान लिया। ऐसी असंख्य बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि हमने कोई तर्क के आधार पर या अपनी पुरखा परंपराओं के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कहने से ही सही और गलत का निर्धारण कर लिया। और इन बातों को हम घटाने की बजाय बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे बढ़ाते जा रहे हैं हम? कि हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं कि जैसे मेरे बचपन में, मेरा जन्म हुआ 82 में, मेरे बचपन में मेरे पिताजी को मेरी कोई जन्मपत्री बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, किसान थे, अनपढ़ थे। उन्होंने कोई ना तो जरूरत थी, ना कोई इसकी कोशिश की। अब मेरे पास में जन्मपत्री नहीं है, इससे मुझे क्या नुकसान हुआ? लेकिन आज के बच्चे के, किसी के पास में जन्मपत्र नहीं है, तो परिवार को लगता है कुछ कमी है, मेरे पास तो नहीं है। और उस बिना जन्मपत्री के मैं देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया। फिर उसमें मैंने पढ़ाने लगा और 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, किसी ने पढ़ाने से भी नहीं रोका। और वहां से मैं दूसरे देशों में पढ़ाने के लिए गया। अब कोई यहाँ भारत में तो कह देगा भाई आरक्षण है इसलिए चले गए, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई के लिए एडमिशन भी हो गया और नौकरी भी लग गई। लेकिन इटली के विश्वविद्यालय ने मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया, या तुर्की के विश्वविद्यालय ने पढ़ाने के लिए बुलाया, वहाँ तो आरक्षण नहीं है और कोई जन्मपत्र की मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी, किसी कोई कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन हम इन चीज़ों को अपने जीवन में और बढ़ाते जा रहे हैं। आज से मतलब आप 30 साल पहले आपने कोई जमीन खरीदी होगी, कोई टुकड़ा खरीदा होगा, मुझे लगता नहीं कि कोई पंडित को बुलाया होगा उसके कोई पूजा पाठ करने के लिए, किसी चीज़ के लिए। अब प्लॉट लेते ही तुरंत मुहूर्त निकलवाओ, इसका कुछ पूजा पाठ करवाओ, या गृह प्रवेश, नए घर में जाने पर जो गृह प्रवेश कर रहे हैं, या बच्चों के जो भी संस्कार है जन्म से लेकर मरण तक, उनमें हर जगह पर हमने ऐसे अनावश्यक लोगों को घुसा लिया जो उसके आधार पे हमको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और हमसे पैसा भी ऐंठ रहे हैं। एक तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं जिससे हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, और दूसरा पैसे भी हम उनको दे रहे हैं, उस बात का दिग्भ्रमित होने का पैसा। तो इसी प्रश्न पर हमको विचार करना है। जैसे एक सामान्य सी चीज है, करवा चौथ का व्रत आ गया। आप में जो सबसे ज्यादा आयु के मेरे पिता समान ज्यादातर लोग हैं, तो वो अपने अनुभवों से बताएं कि क्या उन्होंने अपने बचपन में कभी करवा चौथ का नाम सुना था? नहीं सुना ना किसी ने, बचपन में भी नहीं सुना। दूसरा, मैं अभी इटली रह करके आया हूँ, इटली में करवा चौथ का नाम वो जानते नहीं। अब अगर करवा चौथ से किसी पुरुष की आयु बढ़ती है, पति की आयु बढ़ती है, तो इटली के पतियों की आयु भी तो बढ़ानी है। और भारत के पुरुषों की औसत आयु 70 वर्ष है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं, औसत आयु वो 70 बरस है। और इटली के पुरुषों की 84 बरस है। अब बिना करवा चौथ के वो 84 बरस जी रहे हैं, हम करवा चौथ करके 70 बरस जी रहे हैं। और 70 पे अब पहुंचे हैं, हम 70 पे अब पहुंचे हैं क्योंकि अब मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस की वजह से बहुत सारी चीज़ों का इलाज पता चल गए हमको, हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं और हम इलाज हो जाता है। उसकी वजह से नहीं, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, भारत में पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 वर्ष थी। बहुत औसत आयु, जितने पुरुष जी रहे हैं और मर रहे हैं उनकी औसत आयु 32 वर्ष थी। अब 32 से 70 हम करवा चौथ से नहीं पहुंचे, 32 से 70 हम मेडिकल साइंस से पहुंचे। तो हमको एक वैज्ञानिक समाज बनाना है। एक तो वैज्ञानिक समाज बनाना है, वो सिर्फ आदिवासियों को नहीं, सबको ही बनाना है वैज्ञानिक समाज। तो और आज अच्छी जिंदगी वही जी रहे हैं जिन्होंने उस वैज्ञानिकता को स्वीकार कर लिया है। अब पंडित जी ने आपको लगा दिया लाइन में कि आप तिलक दंडो देते रहो। किसी आपने जब तिलक दंडो की लाइन होती है वहां पे देखो कोई ब्राह्मण और बढ़िया आपको लाइन में लगा हुआ है?
कोई भी नहीं लगा हुआ? आपको लाइन में लगा दिया, आप लाइन में लगे रहो, वो अपना बिजनेस करते रहेंगे, अपने बच्चे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भेज देंगे। किसका नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है। इसी बात को हमको समझना है। और ऐसे कदम कदम पर ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है जिसकी वजह से हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आज की तारीख में हमारे समाज का सबसे ज्यादा फायदा आरक्षण की वजह से पहुंचा। जो भी सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के नियम भारत सरकार ने संविधान में बनाए, हमारे पुरखों ने बनाए, उसकी वजह से अच्छी शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन हो पाया, उसकी वजह से नौकरियां लग पाई। उसकी एक आलोचना है, उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि उसका लाभ सबको नहीं मिल पाया। ये बात सही है, हमारे गांव के, आपके गांव के 10 लोगों को लाभ मिला, 50 लोगों को नहीं मिला, लेकिन 10 लोगों को तो लाभ मिला। अगर आरक्षण नहीं होता तो 10 लोगों की जिंदगी भी नहीं बदलती। तो जिस चीज ने हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा बदली वो है आरक्षण या ऐसी सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं। और वो हमको किस आधार पर मिला? वो हमको इस आधार पर नहीं मिलता कि हम ब्राह्मण को बुला करके शादी करवाते हैं। वो हमको इस आधार पर मिला कि हमारी एक आदिवासियत की पहचान है। और अंग्रेजों ने जब जनगणना की थी 1871 से लेकर 1931 तक, उसमें मीणाओं को आदि निवासी के रूप में दर्ज किया गया और आदि धर्म के रूप में दर्ज किया गया। यानी हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं दूसरे समुदायों से अलग थी। और ये बात जनगणना में भी मानी गई। ये बात पुरानी किताबों में जो कर्नल टॉड ने इतिहास लिखा है उसमें, और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि ये आदि निवासी है। अब उसके आधार पर मानी गई, लेकिन हम किस रास्ते जा रहे हैं? हमने उस पहचान को बचाने और मजबूत करने के बजाय हम दूसरी पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखते होंगे कि घरों में बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ और व्रत करते हैं, और खासतौर पर महिलाएं। मैं आज के आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन रखा। लेकिन कोई भी आदिवासी, जैसे आपने लिखा है कि मीणा आदिवासी महासभा का ये सम्मेलन है, तो महिलाओं के बिना कोई आदिवासी का काम पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, हम संक्रमण की स्थिति में हैं, लेकिन क्या पुरुष ही सब कुछ निर्धारित करेंगे? एक बच्चा माँ के पास सबसे अधिक रहता है और उसको बचपन से संस्कार देने का, दिशा देने का काम माँ करती है। तो हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं, चाहे वो कम पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन वो अपना पक्ष रख सकती है, कम से कम उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो मैं आयोजकों से या और भी आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कोई आयोजन करे जिसमें आदिवासी शब्द जोड़े आप, तो उसमें महिलाओं की उपस्थिति जरूरी है। नहीं, सब इंस्टाग्राम देखो। अब इसमें बात करेंगे हम कि ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं इंस्टाग्राम चला रही है तो पुरुष भी चला रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। तर्क ये है कि हमें मिलकर के एक अच्छा समाज बनाना है। और आप देखते हैं घर में अगर पति पत्नी में तालमेल नहीं है तो वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। तालमेल कैसे? वैसे ही पूरे समाज में भी अगर अच्छा तालमेल नहीं है, हम एक दूसरे से सीख करके आगे नहीं बढ़ते, तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और उससे बड़ा सवाल यह है कि जब हमको अपनी आदिवासियत को बचाना है, मैं टीवी डिबेट में जाता हूं तो मुझसे, अब तो वो गुजर गए कोरोना के टाइम, रोहित सरदाना, कुछ लोग जानते होंगे, आज तक में न्यूज एंकर, उनके साथ में मेरी डिबेट हुई। वहां पर एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे संगीत रागी, जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा मीणाओं को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, उनमें ऐसा क्या है? उनकी स्थिति बाकी लोगों की तरह है। अगर आप ये धर्म के अंधविश्वास, कर्मकांड, इनकी तरफ बढ़े रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी आदिवासियत की पहचान को खो देंगे। और आपको सामाजिक न्याय के, क्योंकि कई सारे नुकसान है, सबसे बड़ा सीधा नुकसान तो यह है कि आपके रिजर्वेशन पर खतरा आ गया है। राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी पिटीशन डली हुई है जो कह रहे हैं कि इनको एसटी की सीट लिस्ट से हटा दो। ऐसे बहुत सारी भ्रांत धारणाएं फैलाई जाती है कि देखो भील और मीणा के बीच में कॉमा लग गया इसलिए इनको मिल गया। इवन रवीश कुमार ने अपने, जब गुर्जरों ने आंदोलन किया था आरक्षण के लिए, उस टाइम पे रवीश कुमार यहाँ फील्ड वर्क के लिए आए, और रवीश कुमार का एक ब्लॉग है नई सड़क नाम से, उसमें रवीश कुमार ने लिख दिया कि ऐसा मुझे पता चला है फील्ड से लोगों से बात करके कि कॉमा लगने से इनको आरक्षण मिल गया। अब कैसी भ्रांत धारणा चल पड़ी है, बहुत सारे लोगों ने इसको सच मान लिया। और खासतौर पे नौकरी करने वाले,
जो नौकरी करते हैं उनके बच्चे समाज से इतने कट चुके हैं कि उनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनसे अगर कोई 5 मिनट आरक्षण विरोधी तर्क देने लगे तो वो उससे सहमत हो जाएंगे। हाँ यार, बात तो सही कर रहे हो, तुम्हारे पापा जी मेरे पापा जी साथ में काम करते हैं और दोनों की आर्थिक तनख्वाह बराबर है दोनों की, और एक ही कॉलोनी में रहते हैं, फिर तुमको क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? वो तुरंत सहमत हो जाएंगे। तो हमारा जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हमको बच्चों को बतानी है, महिलाओं को बतानी है, क्योंकि महिलाएं बच्चों से ज्यादा बात करती हैं, उनके साथ ज्यादा रहते हैं, कि आदिवासियों का आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, सांस्कृतिक आधार पर है। आर्थिक आधार पर किसका है? ओबीसी का आरक्षण, कि 8 लाख तक की आय होगी, या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का आरक्षण आर्थिक आधार पर है, लेकिन एससी और एसटी का आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर है। फिर दूसरी बात, जो आर्थिक प्रश्न की बात करते हैं कि भैया तनख्वाह बराबर है, तो उसमें भी एक विद्वान हुए बोर्दियो, वो दूसरे देश के विद्वान हैं, बहुत बड़े सिद्धांतकार हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी का। पूंजी जो पैसे हैं हमारे पास में, वो आर्थिक पूंजी है। मान लीजिए आपके पास में 10 लाख रुपया है, तो वो 10 लाख रुपया है, आपकी बंधी हुई तनख्वाह है 50,000 लाख रुपया, वो आपकी एक आर्थिक पूंजी है, फाइनेंशियल कैपिटल। लेकिन आर्थिक पूंजी सब कुछ नहीं होती डिसाइड करने में। मान लीजिए मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूँ, पहला जो पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा सका, तो मेरे पास में हो सकता है कि कहीं से मान लो पैतृक, मेरे पास तो नहीं है जमीन, लेकिन जिनके पास मीना हूं वैसे भी 50-100 बीघा जमीन है, तो जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसके पास में चलो मान लिया आर्थिक पूंजी हो गई पैदा। लेकिन आर्थिक पूंजी आपकी एक सीमा से ज्यादा आगे काम नहीं करेगी, क्योंकि आगे जाकर के सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी की भूमिका आ जाएगी कि उसके जिसके पास 50-100 बीघा है, मीना है, उसकी देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में या जुडिशरी में या कई बड़ी संस्थाओं में उसके पिताजी के मित्र नहीं बैठे क्या? नहीं बैठे हुए। लेकिन जिसके पास में जो 100 पीढ़ियों से पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो जिनका सारे संस्थाओं पे अधिकार है, उनके पास में सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी है कि उनका बच्चा अनपढ़ भी रह गया, वो फोन मिलाएंगे, तुरंत बड़ी कंपनी में सीईओ बना दिया जाएगा। उनके पास तो सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी है। तो इस आधार पर आप देखें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अपने बच्चों को बताने की जरूरत है, खुद भी उसमें समझदारी विकसित करने की जरूरत है। तो उसी प्रक्रिया में हमको अपनी आदिवासियत को बचाने की आवश्यकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आदिवासियत मतलब पुरानी हर चीज को ही बचाना है, हर चीज को नहीं बचाना। अगर किसी समाज में स्त्रियों को डायन कहने की प्रथा है, डायन बना देते बहुत सारे आदिवासी समाजों में, कि सारी जो बुरी बातें हो रही है समाज में वो एक फला स्त्री की वजह से हो रही है क्योंकि ये डायन है, फिर इसको पीट पीट के मार देते हैं। तो ऐसी कोई बुरी बात को, या एक टाइम पे सती प्रथा चलती थी कुछ समाजों में, ऐसी हर बात को बचाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे साथी बता रहे हैं, जोहार जागृति मंच वाले, इन्होंने एक एक चीज पे रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से बात की, अपनी आदिवासी परंपराओं को खंगाला और उसके आधार पर कुछ चीजें तैयार की है, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा इस दिशा में चल करके हमारे समाज में हम आदिवासी संस्कृति को भी बचा सकते हैं, अपने अधिकारों को बचा सकते हैं और अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। अपनी आदिवासियत बचेगी तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो बचे रहेंगे। हम जागरूक होंगे तो हम देखिए कि किस तरह की फिजूल खर्ची हो रही है हमारे समाज में। जब देश के अलग अलग इलाकों में जाने का मौका मिलता है, इतनी बुरी प्रथाएं चल रही है, खासतौर पर दहेज प्रथा को लेकर के आपको कुछ करने की आवश्यकता है। आप में इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं और जिनकी गाँव में चलती है, अपने इलाके में चलती है, वो लगन वाले दिन दिया जाए कि दहेज। पहले तो ये था कि दहेज जब बारात विदा होती थी उससे पहले लड़के के पिता को दे करके थाली में वो सिर पे रख करके नाचता था। अब क्या कर दिया कि लगन वाले दिन चोरी छुपे या दिखा करके या किसी भी रूप में दे देते हैं, और रेट फिक्स कर रखी है। जो अभी घटना घटी है, उस घटना में अगर दहेज से अच्छा रिश्ता मिलना होता, आप लड़की वाले भी सोचते हैं कि दहेज देंगे तो अच्छा रिश्ता मिलेगा। कैसा अच्छा रिश्ता मिलेगा? इन लोगों ने 30 लाख रुपए खर्च किए और वो लड़का 4th ग्रेड में काम करता है। 30 लाख खर्च करने के बाद भी क्या अपनी बेटी को बचा पाए? नहीं बचा पाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि दोनों परिवारों के संस्कार देखिए आप। और इसमें इस पे बात आएगी जब इसकी पुस्तिका छप करके आएगी,
तो आपस में संबंध कैसे होना चाहिए, उस पर भी बात है। तो आपस में सहमति होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो गया कि एक बहुत बड़ी कमी लड़की वालों की भी ये है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं पढ़ाते, कुछ 19 ही रखते हैं। कुछ ऐसे कोर्स करा देंगे जिससे कि अच्छा ठीक है पढ़ी लिखी के रूप में या छोटी मोटी नौकरी लग जाए, टीचर वीचर बन जाए बस। अब जो गैप आ गया लड़के और लड़की की पढ़ाई में, उस गैप को भरने का एक तरीका बन गया दहेज का, कि भाई लड़का तो इतने बड़े पोस्ट पे काम करता है और लड़की और उतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं है या बेरोजगार है, तो उस गैप को भरने के लिए। और दूसरा, अभी हमने अपना इतना दिल इतना बड़ा नहीं कर पाए हैं कि हम अपनी बेटी को हिस्सा दे सकें। हिस्सा बेटों को ही देना है। अगर आप बेटी को हिस्सा देने और उसको बराबर पढ़ने की हिम्मत कर सके तो दहेज अपने आप खत्म हो जाएगा। और एक बात और है, कई बार होता है कि हमारी बहन या बेटी कोई अपना साथी चुन लेती है, पढ़ते हुए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, साथ में काम करते हुए, नौकरी करते हुए, हम उसके साथ भी नहीं खड़े हो पाते। अब आप सोचिए कि दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा है, कि हमारी बहन ने या बेटी ने जो चुना है, कुछ तो देख के चुना होगा, ऐसे तो नहीं कि आंख बंद करके चुन लिया। और दूसरा, जो दहेज के लिए हमारी बहन बेटियों की हत्या कर दे रहे हैं, दोनों में से कौन सा अच्छा विकल्प है? थोड़ा सा हमको लिबरल होना पड़ेगा, और नहीं होंगे तो आने वाले समय में होगा कि आपकी बेटियां आपसे पूछेंगी भी नहीं। अभी पूछ तो रही है, बताएंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, अपने हिसाब से किसी के साथ भाग जाएंगे, रहने लगेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून उनको ये अधिकार देता है। इससे अच्छा ये है कि हम अपने बच्चों के साथ में इतना दोस्ताना व्यवहार रखें कि अगर कोई परिस्थिति पैदा हुई है उनके जीवन में तो वो हमको बता सके, इसके बारे में हम इसके बारे में बात कर सके। तो अपने आप किसी भी तरह से, चाहे पंचायत करके, महापंचायत करके या आपसी सहमति से, किसी भी तरह से दहेज को खत्म करना है। इसे दहेज से क्या हो गया, ये मूलतः नौकरियों द्वारा शुरू की हुई समस्या है। नौकरियों के पास 2 नंबर का पैसा है, उस 2 नंबर के पैसे को अपने लगाते हैं बेटी की शादी में, बेटे की शादी में। अब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया भाई कि गैंगमैन के इतने पैसे मिलने चाहिए, डॉक्टर के इतने मिलने चाहिए, या लेक्चरर के इतने मिलने चाहिए, रेट फिक्स हो गई। अब एक किसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो उसके सामने मजबूरी हो गई कि इतने पैसे चाहिए तब इस लड़के से शादी हो पाएगी। अब जिसके पास 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का नहीं, मान लो 1 नंबर का है, लेकिन बंधी हुई तनख्वाह है, जिसकी 1-1.5 लाख रुपए बंधी हुई तनख्वाह है, और किसान जिसके साल भर के 1-1 लाख आ रहे हैं, दोनों की क्या बराबरी है? और जो किसान, उसकी पता चला अचानक से फसल पकी हुई है, ओले पड़ गए, उसमें बारिश हो गई, सब खराब हो गई, आंधी तूफान आ गए, या बारिश बिल्कुल नहीं हुई, अकाल ही पड़ गया, तो अब उस किसान को बराबरी करनी पड़ रही है उस नौकरिया से जिसकी बंधी हुई तनख्वाह है, जिसके हर साल इंक्रीमेंट लग रहे हैं, उससे कैसे वो तुलना कर पाएगा? तो ये नौकरियों के द्वारा पैदा की हुई समस्या है, लेकिन इसका समाधान हम सबको मिलकर के निकालना है, क्योंकि लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। और दुनिया के किसी भी आदिवासी समाज में दहेज की समस्या नहीं है। पूर्वोत्तर के तो बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो मात्र सत्तात्मक है, जहाँ पे जमीन सिर्फ स्त्रियों के नाम होती है, पुरुषों के नाम होती ही नहीं है, जहाँ पे शादी के बाद में लड़के को लड़की के घर जाके रहने पड़ता है। ऐसे भी समाज है भारत में, और दुनिया में किसी भी जगह पर दहेज की समस्या, दहेज की प्रथा आदिवासियों के बीच में नहीं है। अब हम छोटे छोटे लालचों को अगर त्याग देंगे तो हमारा समाज थोड़ा सुंदर बन जाएगा, हमारे परिवार ज्यादा सुंदर बन जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपने लड़की के पिता के ऊपर दबाव डाल के पैसे ले भी लिए तो क्या आपकी वो लड़की और उसके माँ बाप कभी इज्जत करेंगे? अगर आप प्रेशर में उनसे पैसा ले लेंगे, पैसा तो आप ले लेंगे क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही, बेचारे फंसे हुए हैं, तो लेकिन वो कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाएंगे, एक परस्पर प्रेम का संबंध विकसित नहीं हो सकेगा। तो हमें सौहार्दपूर्ण एक अच्छे वातावरण में रहना है, अच्छे संबंध करने हैं। और ये तो संयोग की बात है कि किसी के पास बेटा है, किसी के पास बेटी है, आप बेटी के पिता भी तो हो सकते हैं। तो इसकी शुरुआत इस तरह से हो सकती है। एक तो ये जैसे ये लोग अभियान चला रहे हैं, तो अभियानों के माध्यम से हम सामूहिक विवाह के माध्यम से, सामूहिक विवाह में खर्चा बहुत कम होता है। अब लोग ये सोचते हैं, दिखावा करते हैं, अरे एक ही छोरी है और इतनी बड़ी नौकरी है, हम तो दिखा के कुछ करें, इतना तगड़ा टेंट किया, इतने लोगों को बुलाया, इतना बड़ा मटा दिया, क्या हुआ? उससे कुछ हासिल नहीं हुआ।
आप सोचते होंगे जिन लोगों ने बड़ी शादियां की है कहाँ तक उनका इज्जत, कितने 4 गांव में, 10 गांव में, 50 गांव में, इससे बाहर तो नहीं हुई? ऐसा तो नहीं हुई उनकी इसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय छवि निर्मित हो गई हो? कुछ नहीं हुआ। उससे क्या हासिल हुआ? फिजूल खर्ची हुई। उससे अच्छा स्कूल में कुछ कमरे बना देते, एक पुस्तकालय खोल देते, कुछ वृक्षारोपण करवा देते। वृक्षों की जरूरत है राजस्थान में, तो कुछ नाम होता, चलता रहता बहुत दिनों तक। ज्यादा दहेज देने से या ज्यादा बड़ा मंडा देने से या भात देने से किसी का कोई नाम नहीं होता। ये एक छोटे से दायरे में खुश हो लेते हैं कि अरे हमारा इतना बड़ा नाम हो गया। तो इन चीजों से बचने की हमको आवश्यकता है। और ये हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ, हम बेटियों के पिता भी हो सकते हैं, बहनों के भाई भी हो सकते हैं। उस परिस्थिति में खुद को डाल करके देखिए। एक शुरुआत ये हो सकती है कि ऐसे लोगों का ग्रुप बनाए जिनके पास एक बेटा एक बेटी है, तो आपस में शादियां करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक बेटा एक बेटी है। शुरुआत ऐसे करें, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार ये सही है, इसमें दोनों का खर्चा बच गया। देखो कितना खर्चा बच जाएगा अगर आप फिजूल खर्चे नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों को जो आप पैसा बचाना चाहते हैं, जो बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन में खर्च करिए। आज हमारे बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने चाहिए। वो एम्स में पढ़े, जिपमर में पढ़े, आईआईए में पढ़े और बड़ी से बड़ी संस्थाओं में पढ़े, जहां पर भी वो विदेश में पढ़ने जाना चाहें। मैंने देखा, मैं चूंकि पहली पीढ़ी मैं पढ़ने वाली पहली पीढ़ी से हूँ, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। अब मैं जब जेएनयू में नौकरी करता हूँ तो वहां देखता हूँ कि सारे प्रोफेसरों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मैंने तो इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं। मैंने सोचा हमारे यहाँ तो अच्छी संस्थाएं, हम विदेश में क्यों पढ़ाए भाई, हम तो यहाँ तक पहुंच गए, यही बड़ी बात है। और यहाँ सारे के सारे लोगों के बच्चे अब विदेश में पढ़ाने के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन वो इस चीज के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। बेटी की शादी में कोई दहेज नहीं देते, लेकिन इस चीज के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि अगर जर्मनी की या अमेरिका की या इंग्लैंड की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए और उसके लिए पैसे देने पड़े तो वो पैसे दे देंगे, क्योंकि उसकी एक विश्व स्तर की शिक्षा होगी। तो वो बच्चा कभी भी हारेगा नहीं जीवन में, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। और हमारी तैयारी किस तरह की है कि हम सोचते हैं अभी इन्होंने बड़ी मुश्किल से जोहार जागृति मंच वालों ने नुक्ता बंद करवाया या कंट्रोल हो गया, काफी कुछ कहीं पूरी जगह पूरी तरह बंद हो गया, कई जगह पे कंट्रोल हो गया। नहीं, इतने बड़े बड़े नुक्ता होते थे 12 गांव के, 20 गांव के, क्या मिलता था उससे? कुछ नहीं मिला उससे। एक तो कई बार ये होता है कि जवान मौत होती है और उसमें भी नुक्ता करवा देते हैं। आप सोचिए कि उस परिवार के साथ क्या बीतती होगी जिसके परिवार में से कोई एक असामयिक किसी की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर आप एक आर्थिक दबाव भी डालें। बहुत सारे लोग कर्जे में, दो ही तरह के, मुख्य तौर पर 2-3 तरह के कर्जे होते हैं। एक कर्जा बेटी की शादी का कर्जा है, एक ये नुक्ताओं का या भातों का कर्जा है, एक तीसरा कभी बीमारी हो जाए, कोई हारी बीमारी बड़ी। तो जो पैसे आप इन नुक्ताओं में खर्च कर रहे हैं, वो पैसे को आप ऐसा करिए नहीं कि अपने शरीर पे खर्च करिए, जिससे कभी बीमारी नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारे इलाके में मैंने देखा कि दूसरे इलाकों की तुलना में ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन आप गौर करेंगे तो औसत आयु बहुत कम है लोगों की, क्योंकि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता पे नहीं है। अभी आप गांव में जाकर के देखिए, लोगों को बीपी शुगर की प्रॉब्लम होने लगी गांव में। पहले तो नहीं होती थी, पहले जांच भी नहीं कराते थे, होती होगी तो। अब बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कभी भी जाके दिखा नहीं रहे और अचानक से बचला के खत्म ही हो गए। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बीच बीच में जैसे 6 महीने में, साल भर में, जैसे जिनकी भी आयु 40 साल से अधिक है तो एक बार जाकर पूरी जांच करा ली, 10-5 हजार की हो जाएगी। कुछ हो सकता है कि आजकल सरकार ने कई बीमा योजनाएं भी चला रखी है, उनमें किसी में हो जाए। प्रधानमंत्री की जो वो है आयुष्मान भारत योजना, हो सकता है उसमें कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन स्वास्थ्य को जागरूकता में रखने की आवश्यकता है। आप स्वस्थ रहेंगे आप तो आप जीवन में और ज्यादा काम कर पाएंगे। ये बात खुद मुझे महसूस हुई। पहले मैं सोचता था कि विचार सबसे महत्वपूर्ण है और विचारों से क्रांति आएगी, दुनिया को हम बदल के रख देंगे, ऐसा हमेशा सोचता था। 2022 में ऐसा झटका लगा, एक ऐसा असाध्य रोग आ गया जिसका दुनिया में कहीं इलाज ही नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो विचार कहाँ से पैदा होंगे भाई। इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है और शरीर के प्रति जागरूकता हम लोगों की बहुत कम है। बहुत ही कम लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, कभी जांच कराते हैं। अच्छा खाइए, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है कि भाई हम तो गांव के, हमको क्या होगा, लेकिन साल में एक बार तो जांच कराने में कोई बुराई नहीं। तो हमको अंधविश्वासों से निकलना है। जो अंधविश्वासों में हमारा खर्चा हो रहा है, उसी खर्चे को बचा करके, या जो दहेज में खर्चा हो रहा है उसी खर्चे को बचा करके स्वस्थ रहने में और बच्चों की शिक्षा में खर्च करना है।
आप देखिए कि आपके परिवार में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा, और जिन लोगों के परिवारों में बदलाव आया है वो इस बात को प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं कि अगर जो पैसा अगर उन्होंने अंधविश्वास से बचाया और फिजूल खर्ची से, दहेज से, नुक्ताओं से बचाया, वो पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाया, तो देखिए आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, एक सम्मान की जिंदगी, जिसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमने एक अच्छा जीवन जिया। तो इसी दिशा में हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं। हम ये लोग एक किताब लेकर के आ रहे हैं, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। एक ऐसी किताब तैयार करेंगे, हमारा किसी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई विरोध नहीं है उनसे, वो जो करना है वो करें, जिनको वो पसंद है, ब्राह्मणवादी परंपराएं जिनको पसंद है वो करते रहें, क्योंकि लड़ाई में बहुत ऊर्जा खर्च होगी। जो इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे परिवार की भलाई इस पद्धति से है, उस पद्धति से नहीं है। तिलक दंडो देने से कुछ नहीं होगा, दहेज देने से, मर्डर करने से, बात देने से या नुक्ता करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करना है, और आदिवासियत को बचाना है। आदिवासियत बचेगी तो हम सब बचेंगे। तो इसी दिशा में हमको सोचना है। अगर हम थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, एक एक बात पे विचार करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में बदलाव आने लग जाएगा, अपने आप बदलाव आने लग जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जो अभी आपका बच्चा दूसरे बच्चे से बात नहीं कर पाता कि क्यों आरक्षण मिला है, आदिवासी कौन है, क्या है, तो अगर आप खुद समझेंगे, बच्चों को बताएंगे, घर में सबको बताएंगे, तो उससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। समाज में एकजुटता बढ़ेगी, और एकजुटता की बहुत आवश्यकता है। चुनावों के टाइम पे राजनीति होती है, टिकट की लड़ाई होती है, वो होने दो, लेकिन बाकी टाइम पे हमारी एकता होनी चाहिए। जो एकता आपने देखा होगा 6-7 साल पहले एक 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था, जब SC/ST एक्ट पे हमला कर दिया था सरकार ने। एक बार रोस्टर का आंदोलन हुआ था, तो समाज ने जैसी एकजुटता दिखाई, उस एकजुटता से इतनी बड़ी अहंकारी सरकार को भी झुकना पड़ा। ये एकजुटता बहुत जरूरी है, और समाज के बारे में ऐसी मीटिंग्स के माध्यम से हम जागरूकता फैलाएंगे, एकजुटता लाएंगे, और एक वैज्ञानिक समाज बनाएंगे, आदिवासियत के आधार पर समाज बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर न केवल व्यक्तिगत तौर पे हमको अच्छा लगेगा, बल्कि पूरे समाज का भला होगा। आपको भी अच्छा लगेगा। जो आगे बढ़ चुके हैं, जैसे आप में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ना कोई नौकरी करते हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हम पे बैक टू सोसाइटी, हम समाज को कुछ दे रहे हैं। सिर्फ लिया नहीं है हमने समाज से, समाज को कुछ दे भी रहे हैं। जो लोग पीछे छूट गए हैं उनका मार्गदर्शन करें कि बेटा यहाँ पे फॉर्म भर दो, यहाँ पे फॉर्म आए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे एडमिशन होता है, ये नौकरी के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसी बातें करेंगे। गाँव में लाइब्रेरी खोलेंगे, बहुत सारे लोगों ने लाइब्रेरी खोली है पिछले कुछ वर्षों में। आप भी अपने गाँव में लाइब्रेरी खोल सकते हैं। कुछ नहीं तो स्कूल में 1-2 कमरे बनवा दीजिए, उसी में लाइब्रेरी चला दीजिए, स्कूल का टाइम बढ़वा दीजिए। ऐसे छोटे छोटे काम है जिससे समाज में बदलाव आ सकता है। तो ये जो एक लंबी सी क्लास थी जिसमें आपको कुछ थकाने वाली चीज़ें भी लगी, इसलिए कि नई बातें हैं, लेकिन ये सब आदिवासी परंपरा के अनुसार है, और आदिवासी परंपरा के अनुसार हम थोड़े थोड़े बदलाव करेंगे। एक झटके में नहीं हो पाएगा, थोड़े थोड़े बदलाव करेंगे। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे बदलाव किए, इसलिए इन्होंने ऐसे सीधे घोषणा नहीं कर दी कि नहीं हम तो कोई फेरे कोई नहीं मानते। हमारे समाज में ऐसी परंपरा भी रही है। आप लोग जानते होंगे खेमचंद जी महाराज का एक ऐसा गुरु का मत रहा है जिसमें कोई फेरे की परंपरा भी नहीं है। पानी पी लो। लेकिन और ये तब की बात है, आज से 20-30-40 साल पहले की बात, तब भी लोगों ने उस बात को माना। और कबीर साहब, कबीर तो आज से 500 साल पहले हुए, उनकी बातों ने को भी लोगों ने सुना, अनपढ़ लोगों ने सुना और समझा, अपने जीवन में अपनाया। बुद्ध तो बहुत पहले हुए थे, बुद्ध के साथ लोग चल पड़े। ऐसे ये बदलाव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं। इन बदलावों में से जो आपको लगता है कि स्वीकृत है, अच्छा ये इतना फेरबदल कर लेते हैं हम थोड़ा सा, एक झटके में नहीं आ पाएगा। शुरू में जब लोगों ने, आज से मैं बताऊं 2014 में 2013 में लोगों ने आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया, और शुरू में जो पहले आदिवासी दिवस थे, क्योंकि मैं आदिवासी दिवस में जाता रहा हूँ, तो एक साइड में सरस्वती की मूर्ति है, एक साइड बिरसा मुंडा की मूर्ति है। मैंने कहा भाई इनका दोनों का क्या मेल है, इनका कोई मेल ही नहीं है। ये अम्बेडकर की मूर्ति लगा रखी है और सरस्वती की या किसी और मीन भगवान की। आज भी मीन भगवान भी चल रहे हैं, अम्बेडकर भी चल रहे हैं साथ में, दोनों एक दूसरे के विरोध में एकदम। लेकिन एक दौर होता है जो संक्रमण का दौर होता है, जब नई चीजें आती है तो तुरंत स्वीकार करना उनको कठिन होता है। देखिए नई पीढ़ी होती है जो 15-20 साल 25 साल के हैं,
वो एकदम पुरानी चीज़ों को हटा करके और नई चीज़ में चल सकते हैं। लेकिन पुरानी पीढ़ी को थोड़ा समय लगता है, एक एक चीज़ को स्वीकार करना पड़ता है। कोई एकदम से कह दे कि नहीं ये भाषा छोड़ दो, ये संस्कृति छोड़ दो, तो नहीं छोड़ सकते। हमको विदेश जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली जाके रहने लगे और दिल्ली में रहने वाला विदेश जाके रहने लगे, तो शुरू में उसको एकदम से वहाँ के कपड़े पहनने में या वहाँ का खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं कर पाते, लेकिन एक न एक दिन करना पड़ता है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ये नई बातें हैं, अगर आपको अपने समाज को बचाना है तो ये नई बातें स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसा कर सकते हैं थोड़े थोड़े एक क्रम में उनको कि चलो 4 बातें मान ली 10 में से, और बाकी 4 बातें अगली शादी में देखेंगे। अभी एक शादी हो गई, या शादी की बातें मान ली और दूसरे संस्कारों की नहीं मान पाए। क्योंकि बहुत सारा जो सबसे कठिन होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है, अब मृत्यु में आदमी डिसाइड नहीं कर पाता कि किस पद्धति से इसका अंतिम संस्कार करें या किस पद्धति से किया करें कि ना करें, वहाँ पर जो अस्थि प्रवाहित करने के लिए जाएं कि ना जाएं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इस देश के 90% आदिवासियों में जलाने की परंपरा ही नहीं, गाड़ने की परंपरा है। अब यहाँ के बहुत सारे जो व्हाट्सएप से सिर्फ नॉलेज लेते हैं वो तो कहेंगे शायद ये मुसलमान है इसलिए गाड़ने की परंपरा है। अब मुंडा आदिवासी जो 50,000 साल से यहाँ रह रहे हैं, इतिहास 50,000 साल पुराना है, उनके यहाँ पे गाड़ने की परंपरा है, जलाने की है ही नहीं। तो इतनी अलग अलग परंपराएं हैं, उन परंपराओं में से हमको कौन सी स्वीकार करनी है, कौन सी बातें स्वीकार करनी है। तो ऐसे हम एक एक बात को सुन सकते हैं अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए। शुरू में मैं कह रहा हूँ थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तो जो मृत्यु संस्कार, मृत्यु से संबंधित बातें हैं, इन्होंने तो नहीं बताई, विवाह वाली बातें बताई है। अब मृत्यु में अब लोग कहेंगे कि लो इसमें भी कुछ लेके आ गए, तुम कहने लगे। अब आजकल बहुत सारे लोग हैं जो आखिरी इच्छा पहले लिख देते हैं कि भाई हमको ना जलाया जाए ना गाड़ा जाए। वो एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होता है जहाँ पे बिजली की वो होती है कॉइल्स, उसमें आदमी को डाल देते हैं, उसी में वो 1-2 घंटे में पूरा भस्म हो जाता है। जलते ही एक तरह से, पर लकड़ियों में नहीं जलाते, कोई कर्मकांड से नहीं जलाते। अब वो एक नई पद्धति आ गई है। क्या गरुड़ पुराण का पाठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उससे क्या लाभ है। अब एकदम से जिसके घर में मृत्यु हुई है वो बेचारा तो जैसे सब बड़े कहते हैं वैसे करते रहता है, वो तो कुछ करने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे जब शादी होती है तब भी दूल्हा दुल्हन को मैं देखता हूँ एकदम पप्पू बने रहते हैं, ये मामा ने ये कह दिया, फूफा ने कह दिया, सारी बात मान रहे हैं। अरे तुम्हारी पढ़ाई कहाँ गई भाई, तुमने इतनी पढ़ाई करी और सब उनकी मान रहे हैं। कुछ भी जो अंधविश्वास कह रहे हैं सारी बात मान रहे हैं। तो कुछ अपना विवेक भी लगाओ कि उसका कुछ तार्किक आधार है कि नहीं है। सब अंधविश्वास के आधार पर चलेंगे क्या। तो धीरे धीरे करके मैं आपसे अंत में यही गुजारिश करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि देखिए अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, और हमारा भविष्य इसी में है कि हम आदिवासियत को बचाएं। दूसरे देश के दूसरे आदिवासी भी हमारे ये जो बदला हुआ चाल ढाल है इसकी वजह से हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे तो वही हमारे खिलाफ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, जैसे भीलों ने डाली हुई है, जैसे संथाल मुंडाओं ने डाली हुई है, वैसे वही लोग डालेंगे। तो हमको ऐसी परंपराएं विकसित करनी चाहिए जिसमें आदिवासियत हो, उससे हमारे समाज भी एकजुट रहेगा, हमारी संस्कृति बचेगी और हमारे अधिकार भी बचे रहेंगे। और ऐसे धीरे धीरे करके उस दिशा में आप आगे बढ़िए। इसमें बहुत सारे संशय आएंगे, तो पहले जैसे आज ये हुआ इनका पूरे दिन का है, तो इसमें एक पूरा सत्र ऐसा चलना चाहिए जिसमें और 10-5 लोग और बताने वाले भी हों, जिसमें आपके सारे सवाल ही सवाल हों। हर सवाल का लेकिन एक संतोषजनक जवाब देने की कोशिश की जाए, जिससे कि हो सकता है कि मंथन चल रहा है तो अब कुछ बातें हमने सोच ली कि ये सही है, लेकिन जब हो सकता है कि और दूसरा कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसके पास में और नॉलेज है, वो कहेगा नहीं यार हमारे यहाँ पे ये पेड़ की ये वृक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी बात इस ढंग से होनी चाहिए ये चीज, तो उस चीज को भी हम स्वीकार कर सकते हैं। और हमने देखा है जैसे हमने बहुत सारी चीजें लिबरल कर ली, अब 2 दिन की शादी 1 दिन में कर दी और बहुत सारी चीजें बदल दी। ऐसी छोटी छोटी बातें हम मिल करके बदल सकते हैं। इन बातों को बदलेंगे तो हमारी अपनी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी, हमारा परिवार भी समृद्ध रहेगा और पूरा समाज भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा प्रश्न, माइक ले लो आप। आजकल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सही आवाज आ रही है। हेलो सर, मैं भी बारी से स्पेशली आपको भी सुनने आया था और बाकी तो जागृति मित्र तो देखने आया था, वहाँ शिक्षण लेने आया था।
लेकिन तो मेरा नाम जगदीश रावत है, बाड़ी तहसील से धौलपुर जिले से आया हूँ और स्पेशली जो है प्रशिक्षण लेने के लिए आया था। इसके साथ साथ मुझे जानकारी मिली, जैसा कि मैंने आपसे बात भी करी थी कि सर आप आ रहे हैं क्या। तो मेरा प्रश्न यह है कि अभी जनगणना प्रारंभ हो गई है और उस जनगणना के अंतर्गत एक धर्म कोड का सिचुएशन बनने जा रही है, जो कि अभी तक जो प्रारूप है उस प्रारूप के अंतर्गत 6 कोड दिए हुए हैं और आदिवासी या अन्य का कोड भी उसमें नहीं है। तो उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए, हम उस धर्म में क्या लिखें, क्योंकि अभी तक तो हम हिंदू धर्म लिखते आए हैं। हमने अपनी जब भी हमारी एडमिशन हुई थी विद्यालय में तब भी हमने हिंदू धर्म लिखा था, है ना। तो बस एक तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा ये है कि इस जनगणना के अंतर्गत एक डिलिमिटेशन वाला इशू आ रहा है, यानी जैसे ईसाई जो बन गए आदिवासी, तो उनको डिलिमिट मतलब उनका डिलिमिटेशन हो रहा है, यानी उनको बाहर किया जा रहा है। तो उसका क्या प्रभाव रहेगा हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी पर। यही मेरे 2 प्रश्न। थैंक यू। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इसका भी हमारी संस्कृति से संबंध है। हमारी संस्कृति से संबंध है इसका, इस सवाल का। अब एक सवाल ये उठता है कि आदिवासियों का धर्म क्या, मूल सवाल ये। तो जो ऊंची जातियों के लोग हैं वो तो ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप कौन से आदिवासियों की बात करें, मतलब वो आदिवासियों को बांट करके देखना चाहते हैं। फिर जो आरएसएस बीजेपी है वो ये मानते हैं कि आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं। ये डिबेट तब से चल रही है, ये डिबेट चल रही है आजादी से पहले से। आप में से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा करिएगा कि 2 विद्वानों का नाम बता रहा हूं मैं आपको। एक है बेरियर एल्विन और एक है जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ने कहा कि आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं, इसी रूप में उनको देखिए। और इसका कारण और इसका आधार था कि आदिवासियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया काफी हो चुकी थी। संस्कृतिकरण क्या है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े समुदाय हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े, तो उनको मुख्य धारा के लोग ऐसा महसूस कराते हैं कि वो पीछे हैं, गवार हैं, पिछड़े हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ समय तक ऐसी कोशिश करते हैं कि ऊंची जातियों के जैसा, ऊंची मानी जाने वाली जातियों के जैसा आचरण करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। मैंने बताया कि मेरे पास में ना कोई जन्म पत्री है, ना कोई कुंडली है, और उसके बिना मेरा कोई काम नहीं रखता। लेकिन अभी ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो 10-15 साल के जिनके पास में कोई जन्म पत्री नहीं है। बहुत कम बच्चे होंगे ना अपने आदिवासियों के। तो हमने क्या किया कि हमने संस्कृतिकरण के तहत, यानी एक ऐसी प्रक्रिया के तहत हमने उन चीजों को अपनाया कि हम एक कॉलोनी में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, वहां पे सारे बच्चों की जन्म पत्री बन रही है, या सारे लोग फला देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। या वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, जैसे जब मैं 11वीं में पढ़ने के लिए गंगापुर आया, 10वीं तक गांव में पढ़ा, 11वीं में पढ़ने के लिए गंगापुर आया, तो एक सुआपी गमछा रखता था, सफेद दौड़ा तौलिया, वो रखता था हमेशा अपने साथ में। अब मेरे जो मकान मालिक थे वो थे जैन, उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या है, ये गंवारों का क्यों रखा हुआ है। तो मैंने 6 महीने तो रखा, फिर धीरे धीरे मुझे भी अटपटा लगने लग गया कि यार कोई भी हमारे क्लास का बच्चा रखता नहीं, मैं ही क्यों रखता हूँ इसको। धीरे धीरे वो मुझसे हट गया वहां पढ़ते हुए। तो अब ये मेरे अंदर कैसे आया, जबकि मैं तो पढ़ने के लिए आया था, नई बात सीखने के लिए आया था। ऐसे हमने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें अपना ली है जो मूलतः हमारे समाज की नहीं है। हमने उनके जैसे आचरण करना शुरू किया, तो इसमें हमने इस प्रक्रिया में बहुत से धार्मिक कर्मकांड और देवी देवताओं को भी अपना लिया। जैसे आज से अगर 300 साल पहले की कोई बात आपको बताया, 300 साल पहले, इसलिए कह रहा हूं कि ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मुख्य तौर पर 150-200 साल में हुई है। अगर 300 साल पहले का कोई इतिहास किसी भी आदिवासी समुदाय का है,
तो उसमें वो उसका तब तक ना हिंदूकरण हुआ ना ईसाईकरण हुआ, तब तक उसके पास में आदिवासी परंपराओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं थी, अपने उसके रीति रिवाज और परंपराएं थी 300 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे वो मुख्य धारा के संपर्क में आए वैसे वैसे अब ये जो रामचरितमानस है आपके घर में, जिसको रामायण कहते हैं गांव में कई लोग, रामचरितमानस ये 15वीं सदी में तुलसीदास ने लिखी, और लिखी कहाँ पे? अवध क्षेत्र में। इसकी भाषा भी अवधी है। अब लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि हर हिंदू के घर में रामचरितमानस होनी चाहिए, और आपको बता दिया कि आप हिंदू हो तो आपने भी रामचरितमानस रख ली, और फिर कोई भी काम हो कि रामायण का पाठ करवा लो, अर्थ सहित करवा लो या बिना अर्थ के करवा लो, धर्म करवा लो। अब ये बात कौन लेकर के है? ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में घुस गई कि उसके आधार पर जीएस घुरिये ने कहा कि आदिवासी और कोई नहीं है, ये पिछड़े हिंदू हैं। यानी पिछड़े किस आधार पे? इनके पास रुपए पैसे तो है नहीं और जंगलों में रहते हैं, इनके पास अच्छे घर भी नहीं है, तो पिछड़े हैं। और हिंदू तो है ही है, क्योंकि इनके पास में अब हनुमान जी है, इनके पास में शिव जी है और विष्णु जी है, और सारे कर्मकांड कर रहे हैं। अब ये 11 का व्रत भी रखने लगे, और भी पता नहीं क्या क्या व्रत रखने लगे। अब इससे क्या हो गया कि इससे हमारी पहचान चली गई, और उससे हमारे ऊपर एक हमारी जो मूल पहचान थी उससे अलग करके एक तबके ने मान लिया कि ये पिछड़े हिंदू है, और उसी आधार पर जो आरएसएस और बीजेपी है वो लोग कहते हैं कि ये वनवासी है। या तो वो जनजाति पद का यूज करेंगे या वनवासी। आप आरएसएस शिविर में चले जाइए, वो कभी आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आदिवासी पद का उपयोग करेंगे तो मानना पड़ेगा कि ये एक पृथक संस्कृति, एक अलग संस्कृति है। फिर उनको मानना पड़ेगा कि इनके अलग अधिकार हैं। लेकिन उनको हिंदू कहेंगे या वनवासी कहेंगे तो लगेगा पिछड़े हैं, इनके कोई अधिकार नहीं है अलग से। और ये देश के सभी आदिवासियों के साथ हुआ। तो अब इसमें आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरी लोग आए। जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो अंग्रेजों के साथ साथ में अंग्रेजों के उपनिवेश हम बन गए, तो ईसाई मिशनरी जो इंग्लैंड के नहीं थे सभी, कोई जर्मनी से आया, कोई स्वीडन से आया, कोई कहां से आया, वो आदिवासी इलाकों में घुस गए। राजस्थान में नहीं घुस गए, लेकिन वो जैसे पूर्वोत्तर के इलाके हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम वगैरह के इलाके उधर के, फिर जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, यहाँ पर घुस गए और उन्होंने वहां पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनके बीच में काम किया, और लोगों को लगा कि बढ़िया आदमी है, बढ़िया हेल्प कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए बिरसा मुंडा भी उनके स्कूल में पढ़ते थे, और जयपाल सिंह जो संविधान सभा के सदस्य थे और जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके आए थे, उनको भी ईसाई मिशनरियों को ने पढ़ाया, उनके स्कूल में पढ़ाया। तो ईसाई मिशनरी आदिवासियों के बीच में काम करते थे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे, उनको शिक्षा देते थे। इससे आदिवासी प्रभावित हुए और आदिवासियों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। ये करीब 150 साल पहले शुरू हुआ और आजादी तक लगातार चलता रहा। यानी 1850 से 1950 के बीच में ये प्रक्रिया काफी चली, या 1800 से मान लो सन 1800 से 1950 तक। तो इसमें क्या हुआ कि जो झारखंड छत्तीसगढ़ के आदिवासी है और पूर्वोत्तर के आदिवासी हैं वो बन गए क्रिश्चियन, ईसाई बन गए। जो राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के आदिवासी हैं वो बन गए हिंदू। उन सब में हिंदू देवी देवता प्रवेश कर गए, उनके घरों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें पहुंच गई, और हनुमान चालीसा और रामचरितमानस पहुंच गई, सुंदरकांड का पाठ शुरू। अब इसमें क्या हो गया कि लेकिन जब संविधान बन रहा था तब तक ऐसी बहुत सारी बातें बची हुई थी और पुराने रिकॉर्ड थे, पुरानी जनगणनाएं थी, जिसके आधार पर मीणाओं को या बहुत सारे लोगों को एक जो शेड्यूल मतलब एक सूची, एक लिस्ट, अनुसूचित यानी सूचीबद्ध कर दिए गए, तो उस सूची में आ गए तब। लेकिन वास्तव में अगर आप एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आदिवासी ना हिंदू है ना ईसाई है, आदिवासी सिर्फ आदिवासी। अब सवाल है कि उनका धर्म क्या हो और उनके धर्म को क्यों नहीं नोट किया जाता। तो इसमें हेमंत सोरेन ने, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो एक बार स्पष्ट तौर पे घोषणा कर दी, या बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट करते हैं, भाई हम आदिवासी हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट कह देते हैं।
अब इस प्रश्न पर आदिवासी चिंतकों ने विचार करना शुरू किया, अब से नहीं 100 साल पहले से, करीब 100 क्या 125 साल पहले से, कि भाई अगर हम हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, तो कुछ तो होना चाहिए, हमारा भी धर्म होना चाहिए। देखा देख लगता है ना कि यार उनके पास एक धर्म है, हमारे पास धर्म ही नहीं है कोई, हम क्या कहें, प्रकृति पूजक कहें, ये तो कोई धर्म नहीं हुआ। तो इसमें बिरसा मुंडा ने कहा, बिरसा मुंडा ने लोगों को एकजुट करने के शुरू किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो भगवान का भेजा हुआ दूत हूं और भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारी मुक्ति के लिए। तो बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर के दूत के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसलिए उस इलाके के लोग जो ईसाई बन रहे थे, उन्होंने बिरसा मुंडा को भगवान मानना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने जानबूझ के ऐसा किया कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो लोग मेरे साथ आएंगे, लोग एकजुट होंगे और हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी। हमको कभी इतिहास की किताबों में पढ़ाया नहीं गया। अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 था, उससे तो 2 साल पहले संथालों ने, जिसमें 30,000 संथाल और मुंडा शहीद हुए, 30,000, और ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड में शामिल है। 30,000 लोग शहीद हुए। इतनी बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है इतिहास की किताबों में। तो ऐसे बिरसा मुंडा ने 1900 के आसपास में 1895 से 1900 तक उलगुलान नाम से अंग्रेजों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी और उसमें खुद को उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का दूत हूं। तो लोग उनको भगवान धरती आबा यानी धरती का पिता, धरती का पिता के नाम से खुद को, तो उनको आज बिरसा भगवान के रूप में लोग जानते हैं। तो एक तो ये आस्था हो गई। दूसरी आस्था इस पर काम किया रामदयाल मुंडा ने। आप में से कुछ लोग रामदयाल मुंडा का नाम जानते होंगे। वो आजादी के बाद हुए और वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे और वो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और अमेरिका में भी पढ़ने गए, पढ़ाने भी गए। तो बड़े बुद्धिजीवी थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी आदि धर्म नाम से। आदि धर्म ये ऑनलाइन में मिल जाएगी, आप में से कुछ लोग खरीदना चाहें तो। इस किताब में उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि देखिए, हमारे इन पुरानी गीतों और कथाओं के आधार पर ये पता चलता है कि आदिवासी हिंदू या ईसाई नहीं है। हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, वो हिंदू से अलग है। हमारी जो पूरी संस्कृति है वो हिंदू और ईसाई से अलग है। और हमारे धर्म का नाम क्या हो, तो एक डिबेट आई कि उसको या तो आदि धर्म कह सकते हैं। आदि धर्म इसलिए, आदि का मतलब जो सबसे पुराना हो, आदिवासी मतलब सबसे पुराने निवासी, किसी भी जगह के सबसे पुराने रहने वाले वो आदिवासी है। और जो उनका धर्म है वो आदि धर्म। आदि मतलब सबसे पुराना धर्म। अब सबसे पुराना धर्म हो गया, ये नाम रखा, पर इसमें एक समस्या आ गई कि वास्तव में कोई भी आदिवासी खुद को इस रूप में नहीं जानता है कि उसका धर्म आदि धर्म। ये तो एक गड़ा हुआ धर्म हो गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी कहा नहीं। जैसे आज तो हम जानने लगे कि भाई हम आदिवासी है, लेकिन आज से 30 साल पहले किसी मीना से आप बात करते हैं और मुझे याद भी है, उनसे कहते हैं कि तुम आदिवासी हो, तो वो कहते हैं तुम हो गए आदिवासी, मैं तो नहीं। कहते थे नहीं कहते थे, क्योंकि जागरूकता नहीं थी। लेकिन अभी जागरूकता आई, तो इस आदि धर्म नाम में थोड़ी समस्या है। तो दूसरा ऑप्शन आया कि एक सरना नाम का कॉन्सेप्ट है, सरना, जो प्रकृति पूजा का धर्म है। लेकिन अब सरना में क्या समस्या है कि सरना भी संथालों का, मुंडाओं का और ओराओं का धर्म है। अब ये राजस्थान के भीलों और आदिवासियों या मध्य प्रदेश के भीलों के ऊपर या गोंडों के ऊपर कैसे लागू होगा? मूल्य वही है सारे के सारे, लेकिन इसको हम अपने मान्यताओं को सरना कैसे कह देंगे? माँ सरना एक पेड़ है, सरना एक पेड़ का नाम है जो पवित्र वृक्ष है, उसके सारे संस्कार उसी के किनारे होते हैं। जैसे धराड़ी की बात कर रहे हैं, ऐसे एक पवित्र वृक्ष है। तो ऐसे अब निष्कर्ष ये निकला कि आदिवासियों का अपना कोई धर्म नहीं है जिसका नाम दिया जा सके। अब पिछले 10-15 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए जनगणना में एक अलग कॉलम होना चाहिए। अब इतने कम संख्या में जैन है या पारसी है, पारसियों के लिए भी कॉलम है, या बौद्ध है उनके लिए भी कॉलम है। तो आदिवासी जो करीब 10 करोड़ आबादी है, 10 करोड़ से ज्यादा ही होंगे, 10 से 12 करोड़ के बीच में आबादी है, और उनके लिए जनगणना में कोई कॉलम ही नहीं है। तो उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में भी कई प्रोग्राम हुए हैं, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, दूसरे शहरों में भी हुए हैं, देश में जगह जगह पर। तो आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम की मांग की जा रही है। तो वो कॉलम नहीं आता तब तक आपको क्या करना है कि अन्य का ऑप्शन तो उसमें होगा, तो अन्य आप भरवाइए तब तक। तो अन्य की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे अब दुनिया भर में एथीस्ट यानी नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है।
नास्तिक का आस्तिक का कॉलम होता है बहुत सारी जगह पे। मान लो जनगणना में नहीं भरवाएंगे, हॉस्पिटल में फॉर्म भरोगे, कहीं भरोगे, तब तो कॉलम होता है कि आप किस मान्यता में हो, तो उसमें एक ऑप्शन होता है नास्तिक। तो नास्तिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही आप अन्य की संख्या बढ़ाएंगे तो उससे भी प्रेशर पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर सब लोग एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे तो आदिवासी धर्म कॉलम भी आ जाएगा। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं, तो कोई आंदोलन हो तो उसका हिस्सा बने। जैसे मेरे बच्चे का जन्म हुआ, हॉस्पिटल में जन्म हुआ, तो वहाँ पे आजकल हॉस्पिटलों में एक फॉर्म भरवा लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए अलग से कहीं नहीं जाना पड़ता, हॉस्पिटल में फॉर्म भरवाते हैं। अब मैंने कहा कि भाई इसका धर्म भरो आदिवासी। उसने पूछा धर्म क्या है, मैंने कहा आदिवासी भरो। उन्होंने आदिवासी टाइप किया, फॉर्म सबमिट किया। जब फॉर्म सबमिट होकर के पीडीएफ बना तो उसमें जैन आ गया। मैंने कहा भाई बदलो इसको, ये तो खराब हो गया पूरा। फिर उन्होंने नए सिरे से भरा, फिर से टाइप करके भरा उसमें अन्य में नाम लिखना पड़ता है, अन्य में क्या आदिवासी, तो स्वीकार ही नहीं किया कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर की फीडिंग ठीक करनी पड़ेगी, वो होगी दिल्ली से ठीक। दिल्ली से मतलब केंद्र सरकार जब इसमें फैसला लेगी, जब दबाव पड़ेगा तो वो फीड ठीक होगा, वहाँ पे ऑप्शन आने लगेगा कि भाई आदिवासी। अभी दिल्ली में जो जनगणना हो रही है, पूरे देश में हो रही है, पर दिल्ली में जो जनगणना हो रही है उसमें जो अपने यहाँ के बहुत टीचर है, आप भी जानते हैं कुछ टीचरों को, उनको ये कहा गया है कि भाई ये फॉर्म में एसटी का कॉलम है, पर किसी को एसटी भरना नहीं है। अगर कोई एसटी कहे तो उनको अदर कर दो, अन्य। आप कैटेगरी में जनरल, एससी और ओबीसी ये सब भरो, एसटी नहीं भरना। क्यों नहीं भरना, इसका तर्क दिया गया है कि दिल्ली में कोई बाय बर्थ एसटी नहीं है, कोई भी जन्म से एसटी नहीं है। जो दिल्ली में एसटी है वो सब बाहर से आए हैं, तो कोई भी यहाँ पर एसटी नहीं है, इसलिए एसटी मत भरो। अब कल ही जब मैं यहाँ के लिए निकला, उससे पहले हमारे घर पे वो जनगणना वाली मैडम आ गई। तो मैंने कहा कि मैं तो भाई तभी सबमिट करूंगा जब आप एसटी में मेरे सामने इसमें टिक करो, तभी सबमिट करूंगा फॉर्म, नहीं तो आप जाओ, मुझे नहीं करवानी अपनी जनगणना। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको निर्देश प्राप्त हुआ है कि एसटी का नहीं भरना है। मैंने कहा जब मैं एसटी का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ आपको, राजस्थान का ले लो, दिल्ली का ले लो, और तो आप क्यों नहीं भरोगी? फिर फाइनली उन्होंने भरा। अब ये जागरूकता की बात है, हम कोशिश करेंगे तो उनको करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, सब लोगों को, न्यायालयों को भी करना पड़ेगा, सारे काम होंगे, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। तो आदिवासियों का धर्म ये कि आदिवासियों का धर्म, उसको आदि धर्म नाम दे दो, आदिवासी धर्म दे दो या कुछ और दे दो, लेकिन उसके लिए थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन आदिवासी अगर आप पारंपरिक रूप से देखें, 200 साल से पुराने इतिहास में जाएं, गीतों कथाओं में जाएं, तो कहीं भी वो ना तो ईसाई है, ना हिंदू है, ना कुछ और है, वो आदिवासी ही है। धन्यवाद।